हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक बैच शुरू कर रहा हूँ जिसका टाइटल है कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिसमें बेसिकली हम होमोफोन्स को कवर करेंगे और बाकी बहुत सी चीज़ों को भी कवर करेंगे। टोटल जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस हम पढ़ेंगे उसकी संख्या 300 प्लस होगी। आप इसे इजीली 350 मान सकते हैं, राइट। ये एक पेड बैच है जिसका ये एक डेमो सेशन है। डेमो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, जो कि आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है? ऐसे दो वर्ड्स जिनके मीनिंग को लेके आपको कंफ्यूजन हो, बस वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। जैसे कि एक वर्ड एमिनेंट है और एक वर्ड वेटरन है। अब अगर आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग में डाउट है, जैसे एमिनेंट काबिल को कहते हैं, वेटरन भी काबिल को कहते हैं, तो इनमें एक डिफरेंस है जिसके चलते कहीं पर एमिनेंट आता है, कहीं पे वेटरन। अगर आप उस डिफरेंस को नहीं जानते हैं देन यू आर कंफ्यूज्ड, और ये कंफ्यूजिंग पेयर है आपके लिए। जैसे कि एमिनेंट सिर्फ एक्सपर्ट के लिए है और वेटरन एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस। एक काबिल व्यक्ति जिसके पास अनुभव भी बहुत सारा हो उसे वेटरन कह देते हैं। तो एक तो ये कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, ठीक। एक दूसरे कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जिसमें एमिनेंट के साथ इमिनेंट आ जाएगा। अब एमिनेंट और इमिनेंट का मीनिंग पूरी तरीके से अलग है। इसका मतलब एक्सपर्ट है और इसका मतलब है जो चीज़ इम्पेंडिंग है, यानी कि जो चीज़ निकट भविष्य में होने वाली है। अब ये दोनों मीनिंग से पूरी तरीके से अलग हैं। ये एक्सपर्ट बोल रहा है और ये जो फ्यूचर में होने वाला उसकी ओर इशारा है। लेकिन ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कंफ्यूजन इसलिए है कि ये दोनों होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स का मतलब है ऐसे दो वर्ड जिनके प्रोनाउंसिएशन या तो बिल्कुल ही सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो। अब जैसे बिल्कुल तो सेम नहीं है, इसे एमिनेंट बोलते हैं, इसे इमिनेंट बोलते हैं, पर ऑलमोस्ट सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। अब बिल्कुल सेम की बात करें तो जैसे ये देखिए बियर और ये देखिए बियर, ठीक। इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ये बियर भालू को कहते हैं, ये बियर शराब को कहते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसे बेयर बोलते हैं लोग, लेकिन जनरली तो लोग इसे भी बियर ही कहते हैं और इसे भी क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। ऐसे दो वर्ड जिनके मीनिंग को लेकर के आपको कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। जनरली दो टाइप के कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। एक में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि उनकी स्पेलिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ASSENT असेंट और ASCENT असेंट। अब स्पेलिंग हल्की सी वैरी कर रही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का बिल्कुल सेम है, असेंट असेंट। अब इसलिए कंफ्यूजन है कि किस असेंट का मतलब है टू से यस, हाँ करना, और किस असेंट का मतलब है टू ग्रो, आगे बढ़ना, टू मूव अप, ऊपर की तरफ जाना, राइट। अब चूंकि इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है इसीलिए आप कई बार मीनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए। और ऐसे भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जैसे कि एगो और बिफोर। इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग हैं, पर चूंकि इनका मीनिंग सेम है। एगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब भी पहले। एक वर्ड बैक है, बैक का मतलब भी पहले। अब कहाँ पर पहले के लिए एगो आए, कहाँ पर बिफोर आए और कहाँ पर बैक आए, जबकि इनकी स्पेलिंग पूरी तरीके से अलग है। ये कंफ्यूजन है, समझ रहे हैं आप? ये क्या है? कंफ्यूजन है। जैसे कि एक वर्ड है लेटर और एक वर्ड है लेटर। अब इनका मीनिंग पूरी तरीके से अलग है। ये टाइम में बात को बोलता है और ये सीक्वेंस में बात को बोलता है। मीनिंग दोनों का सेम है पर कॉन्टेक्स्ट दोनों का अलग है। टाइम में जो बात हो और ये जो सीक्वेंस में जो बाद में हो उसको कहते हैं। अब इनका प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है। तो ये होमोफोन्स वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक लेटर ये है और एक ये आफ्टर है।
लेटर का मतलब बाद है, आफ्टर का मतलब भी बाद है। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि कहाँ बाद के लिए लेटर लगाएं और कहाँ पर आफ्टर लगाएं। मेरे हिसाब से वो कंफ्यूजन ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिनमें वर्ड्स की मीनिंग सेम है, जैसे ये, जैसे कि ये, समझ रहे हैं। और वो कंफ्यूजन उतने बड़े नहीं हैं जिनमें स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, जिनको आप होमोफोन्स कहते हैं। हाँ, अक्सर लोग होमोफोन्स के ही पीछे पड़े रहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि होमोफोन्स उतना चैलेंजिंग नहीं होते जितना चैलेंजिंग बाकी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे HEAR हियर और LISTER लिसन। इन दोनों का मतलब है सुनना। पूरी तरीके से स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग सेम है। आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ पर हमें हियर लगाना चाहिए, कहाँ पर हमें लिसन लगाना चाहिए। सिमिलरली अमिड बोला आपने और अमंग बोला, इन दोनों का मतलब होता है के बीच या बीच में होना। अब कहाँ पर बीच में के लिए अमिड लगाएं और कहाँ पर बीच में के लिए अमंग लगाएं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और ये ज़्यादा बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि जैसे एक वर्ड है मैरी, मैरी के साथ कब कोई प्रेपोजिशन नहीं आता और कब मैरी के साथ प्रेपोजिशन आता है, और उस प्रेपोजिशन में भी कब टू लगाया जाता है, कब विद लगाया जाता है। मैं ये भी बताऊंगा कि एक फ्रेज है मैरी ऑफ, क्या डिफरेंस है मैरी और मैरी ऑफ में, ये भी बताया जाएगा। अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ साथ सर मैं आपको कंफ्यूजिंग फ्रेजेस भी पढ़ाऊंगा। कंफ्यूजिंग फ्रेजेस का मतलब जैसे कि प्रोवाइड है, अब कब प्रोवाइड होता है और कब प्रोवाइड विद होता है, ये कंफ्यूजिंग फ्रेजेस में आ गया। या डील के साथ विद कब लगाया जाना है या डील के साथ इन कब लगाया जाना है, ये कंफ्यूजिंग फ्रेजेस हो गई। जैसे कि आप कंप्राइज कब इस्तेमाल करते हैं और कब आप कंप्राइज के साथ ऑफ भी लगाते हैं। कंसिस्ट का यूज कब किया जाता है और कंसिस्ट ऑफ का यूज कब किया जाता है और कंसिस्ट इन का यूज कब किया जाता है। ऐसे 350 के आसपास में कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस हम पढ़ाएंगे उसकी ऑलरेडी एक लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी है। मैं चाहूँगा कि आप इस बैच को ज्वाइन करने से पहले पूरी तरीके से आश्वस्त ज़रूर हो जाएं। अब ये लिस्ट है, इसी में मैं आपको देखिए ऑलरेडी यट स्टिल पढ़ाऊँगा, हाँ, और एक इसी में मैं आपको एक ये वाला ऑलरेडी होता है, एक ये वाला ऑलरेडी होता है, ये बताऊंगा। अमॉरल, मॉरल, इमॉरल में क्या डिफरेंस है ये बताया जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, ए वाला ऑपोजिट क्या होता है, ओ वाला ऑपोजिट क्या होता है। ठीक, पुराने को एंटिक भी बोलते हैं, पुराने को आई एम सॉरी, एक एंटिक ये होता है, एक एंटिक ये होता है, क्या डिफरेंस है। एट की स्पेलिंग कब ये होगी, कब एट की स्पेलिंग ये होगी, है ना। इस तरीके से बहुत सारा कंफ्यूजन। ये देखिए कॉन्फिडेंट में ए कब लगता है, ई कब लगता है, कोर्स की ये स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, इस वाले इलिसिट, इस वाले इलिसिट में क्या डिफरेंस है, आपको कब अश्योर लगाना चाहिए, कब एनश्योर लगाना चाहिए, एस वाला स्पेशली कब होता है और कब स्पेशली में एस के पहले ई लगा दिया जाता है। करियर और कैरियर में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट में ई कब लगता है और कॉम्प्लीमेंट में आई कब लगता है, फ्लेयर की ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, राइट। और देख लीजिए सर, हाँ, राइज, रेज, अराइज में क्या डिफरेंस है, कब रिवेंज लगाना चाहिए, कब इवेंट्स लगाना चाहिए। स्टेशनरी की ये दोनों स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है। साइट की ये 3 स्पेलिंग है, कब कहाँ पर किसको यूज करना चाहिए, कब LOOSE लूज आता है और कब LOSE लूज होता है, कब आप लेस का यूज करते हैं, कब आप लेसर का यूज करते हैं। लाई क्या होता है, ले क्या होता है, लैंड और सॉयल में क्या डिफरेंस होता है, देखते जाइए सर। ठीक, हियर, लिसन, होप और विश में क्या डिफरेंस है, इल और सिक में क्या डिफरेंस है, इम्प्लाई और इन्फर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इन टाइम, ऑन टाइम में क्या डिफरेंस है, ई माइग्रेंट, इमिनेंट और वेटरन जो मैंने बताया अभी,
एक्सटेंड और एक्सपैंड में क्या डिफरेंस है, डिसबर्स कब यूज होता है, डिस्पर्स कब यूज होता है, डूबने के लिए ड्रोन कब आता है, कब सिंक आता है, डिस्पाइट कब यूज होता है और इन स्पाइट ऑफ कब यूज होता है, ई वाला इंक्वायर आई वाला इंक्वायर में क्या डिफरेंस है सर, ठीक है ना। और देख लीजिए सर, ये देखिए टू वेरी में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेस और ले स्ट्रेस ऑन में क्या डिफरेंस है, कब साइन लगता है, कब सिग्नेचर लगता है, स्केरी क्या है, स्केयर्ड क्या है, वेक और अवेक में क्या डिफरेंस, और अवेकन क्या होता है, वॉन्डर में ये ए कब लगता है, वॉन्डर में ओ कब लगता है, ये वाला वेरी ये वाला वियरी में क्या अंतर है, रिस्पॉन्ड कब यूज करते हैं, रिस्पॉन्स कब यूज करते हैं, रेबेल रेबेलियन में क्या डिफरेंस है, रिच रिचेस में क्या डिफरेंस है, राइड कब इस्तेमाल करते हैं, ड्राइव कब इस्तेमाल करते हैं, चोरी के लिए रॉब कब यूज होता है, स्टील कब यूज होता है, आउट ब्रेक ब्रेक आउट में क्या डिफरेंस है, ओवरटेक और टेक ओवर में क्या डिफरेंस है, राइट। और फिर कुछ फ्रेजेस हैं, इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू में कब क्या अंतर है, इफ कब यूज होता है, वेदर कब यूज होता है, इन केस ऑफ में क्या डिफरेंस है, कब फीड यूज करते हैं, कब फीड ऑन यूज करते हैं, एंटर वर्सेस एंटर इनटू क्या है, ओनली इफ ओनली व्हेन इफ ओनली में क्या डिफरेंस है सर, समझ रहे हैं आप, इवन इफ इवन व्हेन इवन दो में क्या डिफरेंस है, प्रोवाइड क्या होता है, प्रोवाइड विथ क्या होता है, प्रोवाइड फॉर क्या होता है। अब देखते रहिए, डाई डाउन डाई अवे क्या है, मेकअप मेकअप फॉर में क्या डिफरेंस है सर, डिस्पेंस डिस्पेंस विद और डाइवेस्ट ऑफ में क्या डिफरेंस है, रोल आउट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, कब वेट फॉर यूज करते हैं, कब आप अवेट यूज करते हैं, कब यूज टू आता है, कब यूज टू के पहले बी भी लग जाता है, चार्ज ऑफ और चार्ज विद में क्या डिफरेंस है, कब केवल ब्लाइंड यूज करते हैं, कब ब्लाइंड इन यूज करते हैं और कब ब्लाइंड टू यूज करते हैं, जंप एट जंप टू में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से 328 फ्रेजेस हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि जब ये बैच चल रहा होगा तो आप भी कुछ इनपुट्स दोगे सर, आप पूछोगे जरूर कि सर इसमें डिफरेंस बताइए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संख्या बढ़ करके 350 तो जरूर ही हो जानी है। ये जो फाइल है टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर पड़ी हुई, ये टेलीग्राम चैनल है, आप एक बार इस फाइल को ओपन करके ज़रूर अच्छे से देख लें, राइट। हाँ, अब आइए सेशन पे लौटते हैं और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि बैच का फीचर क्या है। बैच में 300 से ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस हम पढ़ाएंगे। ये बैच सिर्फ 249 में अवेलेबल है, आपको 249 में ये पूरा बैच मिलेगा और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। ये बैच मुश्किल को 2 मंथ्स में ओवर हो जाएगा सर आपका, ठीक है, 2 मंथ्स में ओवर हो जाएगा, 40 to 50 वीडियोस में ये बैच ओवर हो जाएगा, राइट। लेकिन इसकी वैलिडिटी पूरे 1 ईयर की रहेगी। बैच आपको हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पर ही मिलेगा। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ये व्हाट्सएप नंबर है और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। आइए, डेमो सेशन है ये, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। शुरुआत करते हैं सर एडॉप्ट से, एडैप्ट से और एडेप्ट से। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और मुख्य रूप से ये होमोफोन्स हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है। आइए जानते हैं कि एडॉप्ट, एडैप्ट और एडेप्ट में क्या डिफरेंस है। पहला वर्ड है एडॉप्ट, विच इज अ वर्ब। एडॉप्ट का मतलब होता है, ओपीटी को अलग करिए, ओपीटी, ओपीटी मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना जिसको कहते हैं, चूज करना, गोद लेना कहते हैं सर इसको। एडॉप्ट करने का मतलब होता है बेसिकली किसी बच्चे को गोद लेना या किसी सुझाव को स्वीकार करना, एडॉप्ट कर लेना, अपना लेना, अपना बना लेना, मान लेना, चूज कर लेना, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, ऑप्ट कर लेना, अपना लेना, गोद ले लेना। एग्जाम्पल्स देखिए, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल डेस्परेट टू अडॉप्ट बेबीज। हाँ, सैकड़ों की संख्या में ऐसे कपल्स हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, दे आर डेस्परेट टू अडॉप्ट बेबीज। नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द पार्लियामेंट अडॉप्टेड, अडॉप्ट चूंकि वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स होंगी, बड़ा ही सिंपल है, अडॉप्टेड और अडॉप्टेड। लिखा हुआ है द पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी, मंजूरी दी, अडॉप्ट करना, स्वीकृत करना, अपनाना, मंजूर कर देना। कॉलिंग फॉर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, विड्रॉल मतलब वापस बुला लेना, ट्रूप्स मतलब सैन्य बल, फ्रॉम द डिस्प्यूटेड आइलैंड। पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव पास किया
कि उस विवादित स्थान पर से हम अपनी सारी सेना को वापस बुला लेंगे। तो इसको अडॉप्ट किया गया, इसे स्वीकार किया गया, इसे माना गया। अच्छा, दूसरा वर्ड एडैप्ट है, वो देख लीजिए। एडैप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, कोप विथ करना, मैनेज करना। इसको हिंदी में कहते हैं सामंजस्य बिठाना, तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना, मैनेज करना, एडजस्ट कर लेना, ठीक, घुल मिल जाना, एडाप्ट कर लेना। ध्यान से देखिएगा, याद करने का तरीका है सर। एडाप्ट में ADAPT है, एडजस्ट से रिलेट कर लीजिए। जिस प्रकार एडजस्ट में ए है, वैसे एडाप्ट में भी क्या है, ए है। साथ ही साथ ए भी सुनिएगा, एप्ट एक रूट भी होता है और एप्ट एक वर्ड भी होता है। जैसे ऑप्ट मतलब चुनना होता है, वैसे एप्ट मतलब शार्प होता है, तेज तर्रार। तो सर कौन व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में ढल जाता है, अपने आप को हैंडल कर लेता है, मैनेज कर लेता है? जो फ्लेक्सिबल हो, जो काबिल हो, जो माहिर हो। जो गधा है, बेवकूफ़ है, स्लो है, वो कैसे मैनेज करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा? तो एडाप्ट वही व्यक्ति कर पाएगा जो बहुत ही एप्ट है, बहुत ही शार्प है, तेज है, वही ढल पाएगा, वही ढाल पाएगा। एडाप्ट के दो मीनिंग है। पहले तो एडजस्ट करना समझिए। दे हैव हैड टू एडेप्ट देमसेल्व्स टू अ वॉर इकोनॉमी। पहली बात, एडेप्ट जिसका मतलब होता है एडजस्ट करना, तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना। इसमें एडेप्ट के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद टू लगता है। एडेप्ट, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके बाद टू लगता है। ये देखिए, दे सब्जेक्ट है, जैसे आई अगर सब्जेक्ट होता तो माई सेल्फ हो जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू होता तो योर सेल्फ हो जाता, शी होता तो हर सेल्फ हो जाता। आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? दे है, तो दे के हिसाब से क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। तो एडाप्ट लिखिए, फिर रिफ्लेक्सिव लिखिए, फिर टू लिखिए। एडाप्ट लिखा है, देमसेल्व्स लिखा, फिर टू लिखा। उसमें सेंटेंस कह रहा है कि किसी देश में युद्ध जैसे हालात हैं। अब जब युद्ध जैसे हालात हैं तो वहां के लोगों को युद्ध जैसे हालात के बीच में ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक। ये अब मैंने कहा था एडाप्ट के दो मीनिंग है, तो एडाप्ट का दूसरा मीनिंग है मॉडिफाई करना। बेसिकली एडाप्ट का दूसरा मीनिंग है कि किसी बुक, किसी स्टोरी, किसी प्लॉट, किसी फिक्शन, किसी निबंध, किसी कहानी, किसी उपन्यास को आधार बना करके उस पर कोई मूवी बना देना, उस पर कोई सीरियल बना देना। जैसे कि रामानंद सागर जी ने बहुत समय पहले वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को आधार मानते हुए रामायण सीरियल की रचना करी थी। तो एडाप्ट किया था उन्होंने। कुछ वक्त पहले शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी हैदर। विलियम शेक्सपियर, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश कहे जाते हैं, उन्होंने अपने टाइम पे एक प्ले लिखा था हैमलेट। ये उसी का ही एडाप्टेड वर्जन है, एडाप्ट किया गया है, इसको कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे किसी भी कहानी पर एक मूवी बन जाए तो मूवी को एडाप्ट किया गया, या यूं कहिए मूवी नहीं, उस बुक को एडाप्ट किया गया फॉर अ मूवी। अब देख लीजिए, द फिल्म हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम अ प्ले ऑफ द सेम टाइटल। जैसे कुछ वक्त पहले अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की मूवी आई थी थ्री स्टेट्स। अब चेतन भगत का नॉवेल ही है थ्री स्टेट्स, तो उसी पे ही बेस्ड थी वो मूवी, तो उसी को ही मूवी में तब्दील कर दिया गया। इसको एडाप्ट कहते हैं। यूजुअली एडाप्ट का जो है, इस मामले में एडाप्ट का नाउन वर्जन ज़्यादा पॉपुलर है, तो एडाप्टेशन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। अब तीसरा वर्ड एडेप्ट हो गया। एडेप्ट सिंपल है सर, सिंपल है। मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, एडेप्टेशन, राइट। याद रखिएगा सर, किसी भी स्टोरी को आप देखें तो हो सकता है एडेप्टेशन दिख जाए आपको उसके टाइटल में। एडेप्ट एक्सपर्ट को कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, बहुत सिंपल है। एडेप्ट की स्पेलिंग में क्या है बॉस? ई है। एक्सपर्ट की स्पेलिंग में भी क्या है? ई। देखिए, जब ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं तो इनके कंफ्यूजन को दूर करने का कुछ जेन्युइन मेथड भी होता है और बहुत जगह पर ट्रिक्स भी काम करती हैं, तो आप ट्रिक्स का भी सहारा लीजिए। ई से एक्सपर्ट, ई से ही एडेप्ट। एडेप्ट में ई है, उसी ई से एक्सपर्ट हो जाता है, माहिर जिसको कहते हैं, काबिल जिसको कहते हैं,
ठीक। यूजुअली एडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन के तौर पे एट लगता है। जैसे ये देखिए, शी इज एडेप्ट एट विनिंग अदर्स हार्ट्स, वो दूसरों का दिल जीतने में बहुत माहिर है, मतलब वो दूसरों को कन्विंस, इम्प्रेस बहुत ही इजीली कर ले जाती है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज यूजुअली वेरी एडेप्ट एट कीपिंग हिज प्राइवेट लाइफ आउट ऑफ द मीडिया, मतलब वो बहुत शातिर है, बहुत माहिर है, व्यक्तिगत जीवन या निजी जीवन को वो बहुत ही सक्सेसफुली मीडिया की चकाचौंध से दूर रख लेता है, मतलब वो बहुत ही एडेप्ट है इस मामले में। तो ये था पहला ट्रायो, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एडॉप्ट, एडैप्ट एंड एडेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले 2 बातें सुनिए। पहली बात, ये जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे मिल जाएगा, अवेलेबल है ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में। टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ एप्लीकेशंस में भी पीडीएफ सेक्शंस में ही अवेलेबल है। ठीक, आप उसे डाउनलोड कर लें, प्रिंट करा लें, तब पढ़ेंगे तो फिर बैच को ज्वाइन करने से पहले तब ज़्यादा समझ में आएगा, उससे लिखना बहुत कम पड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये कंफ्यूजिंग पेयर्स को पढ़ने का बेनिफिट क्या है? कंफ्यूजिंग पेयर्स को पढ़ने के तमाम बेनिफिट हैं। एक, ये फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं। दूसरा, ये स्पॉटिंग एरर्स में भी पूछे जाते हैं। ये सेंटेंस में कहीं भी मिल सकते हैं, पेपर में कहीं भी, इवन ये क्लोज टेस्ट में मिल सकते हैं, आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अब अगला कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड्स का, एक्सीडेंट, इंसिडेंट और इंसिडेंस। ये भी समझ लीजिए कि भले मैंने कहा कि मैं आपको 400 वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ाऊंगा जैसे, तो कम से कम 2 तो वर्ड हैं ही, तभी कंफ्यूजन है, तो 800 तो वो हो ही गया। बहुतों में 3-3 वर्ड्स होंगे, तो ऐसे मिला के अगर हम 100 मान लें, तो कुल मिलाकर के हम आपको 100 वर्ड्स पढ़ाएंगे, 100 वर्ड्स और फ्रेज 900 वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ाएंगे आपको। आप इसे 350 to 400 के आसपास ना मानिए, 800 to 900 के बीच में मानिए, इतने वर्ड्स और फ्रेजेस आपके तैयार करा दिए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंट को पहले पढ़ते हैं। एक्सीडेंट एक अप्रिय घटना को कहते हैं, दुर्घटना इसको कहते हैं। जिसे आप अप्रिय घटना भी कह सकते हैं। एनी इवेंट दैट इज अनप्लीजेंट एंड यूजुअली हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली। हाँ, एक्सीडेंट भूल से हो जाता, धोखे में हो जाता, जानबूझ के नहीं होता, एकाएक हो जाता है। और एक्सीडेंट से किसी को कोई खुशी नहीं मिलती, हाथ पैर टूट जाते, कभी कभी तो बहुत डेडली हो जाता है वो एक्सीडेंट। तो दुर्घटना, दुर्घटना इसको कहते हैं, सिंपल है। शी लॉस्ट हर राइट आई इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में उसकी दाई आंख चली गई, दाई आंख निकल गई, या दाई आंख की रोशनी चली गई, दाई आंख फूट गई, खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है हुआ हो। तो एक एक्सीडेंट में उसकी दाई आंख चली गई, एक दुर्घटना में चली गई। अब आई वाला इंसिडेंट देखिए, और लगे हाथ सर आई वाला इंसिडेंट्स भी देख लीजिए। सर, इंसिडेंट किसी भी इंडिविजुअल इवेंट को कहते हैं, किसी भी निश्चित घटना को हम इंसिडेंट कहते हैं। दुर्घटना अगर पहले से ही मालूम है तो वह एक्सीडेंट कहा जाएगा, वरना कुछ भी कहीं पर घटा है। और दुर्घटना में आप यूं समझिए कि कैसे दुर्घटना होती है, जैसे आदमी बाइक से गिर जाए, कार से लड़ जाए, घुड़सवार हो, घोड़े पर से गिर जाए, सीढ़ियों पर से गिर जाए, ये जो बेसिकली जो फिजिकल डैमेज होता है, जो आपके शरीर को चोट आती है, ज़्यादातर वहाँ पर आप एक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऐसे किसी भी घटना को आप क्या कहते हैं? इंसिडेंट कहते हैं। आसमान में बिजली कड़कती, आप उसे इंसिडेंट बोल सकते हैं। कोई भी घटना, किसी भी घटना को वो आप इंसिडेंट बोल सकते हैं। हाँ, वो एक निश्चित घटना की बात होनी चाहिए। निश्चित मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड इंसिडेंस है। इंसिडेंस भी घटना को कहते हैं, पर वो उसकी रेट या उसके फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे आप किसी निश्चित घटना का जिक्र करें तो वो एक इंसिडेंट है, फिर आप कहें ऐसी घटना है तो आम है, तो वो इंसिडेंस हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं? आप एक घटना का जिक्र करें, जैसे आपके पड़ोस में चोरी हो गई, तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट है, तो आप उसे इंसिडेंट बोलेंगे, दूसरा वाला, बीच वाला। और आप कहें कि हमारे गांव में चोरियां होती रहती, ये आम बात है, या आंकड़े निकाले जाएं तो साल भर में जो है 50 चोरियां होंगी, तो वो इंसिडेंस में आ जाएगा। वो जो रेट है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी संख्या है, और जो जनरल तरीके से कहा जा रहा है,
किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को ना बोलें। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर की वो हृदय विदारक घटना को याद करिए, जब मणिपुर के सीएम वीरेंद्र साहब से पूछा जाता है कि आप इस घटना के बारे में क्या बोलेंगे कि 3 महिलाओं को उनके सारे कपड़े उतरवा करके उन्हें नेकेड फॉर्म में परेड करवाया जाता है, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं यू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन मणिपुर में तो ऐसी घटनाएं आम हैं, एवरी अदर डे सच इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस। अब पहले जवाब में क्या है कि आप उसी घटना की बात कर रहे हैं तो वह इंसिडेंट हो गया, लेकिन दूसरे में वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो रोज रिपोर्ट हो रही हैं, रोज ऐसी घटनाओं की FIRs आ रही हैं, तो ये इंसिडेंस हो गया तीसरा वाला। आइए सर, an individual event or occurrence, this movie has been made on a real life incident। असल जीवन में कोई घटना घटती है, निश्चित घटना, उस पर बना दी गई इंसिडेंट्स। द फ्रीक्वेंसी रेट एट विच समथिंग यूजुअली बैड हैपेंस और अकर्स, जिस रफ्तार से, जिस फ्रीक्वेंसी, जिस रेट से, जिस टाइम फ्रेम में किसी निश्चित प्रकार की घटनाएं घटती हैं, बार बार होती हैं, वो उनका इंसिडेंस हो जाता है। पढ़िए, दिस एरिया हैज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ ड्रग अब्यूज, मतलब यहाँ नशेबाजी बहुत होती, बहुत घटनाएं हैं नशेबाजी की, क्राइम बहुत होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर क्राइम या पर्टिकुलर ड्रग अब्यूज या पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, एक आम बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, इंसिडेंस हो जाएगा। बुद्धि सर लगानी पड़ेगी वरना सीख नहीं पाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अमंग और अमिड के बीच का कंफ्यूजन देखते हैं। इसमें जो कंफ्यूजन है क्यों है, अमंग की स्पेलिंग अलग, अमिड की स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन भी अलग। इसमें कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों की हिंदी सेम है, कॉमन है। वो क्या है, के बीच, या यूं कहो के बीच में आप कह सकते हो, तो के बीच या के बीच में आप बोल सकते हो। तो दोनों का मीनिंग हिंदी में सेम है। डिफरेंसेस क्या है, ध्यान से देखिएगा सर, मैं दोनों को दिखा देता हूं आपको। अमंग को पहले देखिए, इट यूजुअली मीन्स बीइंग सराउंडेड बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, पीपल और चॉइसेस। जब आपके सामने सच में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हों, लोग हों आपके इर्द गिर्द, या आपके सामने बहुत सारे विकल्प हों, जैसे कि इंटर के बाद 10+2 के बाद क्या करना चाहोगे, BA करोगे, BCom करोगे, BSc करोगे, BTech करोगे, बताओ क्या करोगे, BBA करोगे, BCA करोगे, क्या करोगे, डिप्लोमा कोर्स करोगे, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। यू आर अमंग अ नंबर ऑफ चॉइसेस, ठीक। या आप बहुत से लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो यू आर सिटिंग अमंग सम पीपल। फिजिकल चीजों के लिए आता है, ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के बीच में आप ले लीजिए, समझ रहे हैं, तमाम वस्तु, जैसे अमंग टॉयज ले लीजिए, बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा सोया हुआ था, अमंग टॉयज बैठा हुआ था। तो जो वस्तुएं हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, पीपल हैं, चॉइसेस हैं, उनके बीच में आप हैं, तो फिर अमंग लगाइए। और जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है, जो चीज फिजिकल नहीं है, एक तरीके से जो कोई कंडीशन हो सकती, परिस्थिति हो सकती, सिचुएशन हो सकती, रादर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे आप डर के बीच में, भ्रम के बीच में, तकरार के बीच में, चिंता के बीच में, जल्दबाजी के बीच में, मेरी आप समझ रहे हैं ना, तो परेशानियों के बीच, परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों के बीच में है, हड़बड़ाहट के चक्कर में, हड़बड़ाहट के बीच में, मतलब आप पे एक ऑब्सेशन है, एक वर्चुअल लेयर है आपके चारों और आप उसमें घिरे हुए हैं। आप जल्दबाजी से घिरे हैं, डर से घिरे हैं, भ्रम से घिरे, गुस्से से घिरे हैं आप। तो ये सारी चीजें दिखती नहीं है, और ना ये फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है ना आप इन्हें गिन सकते हैं, तो वहां आप अमिड लगाते हैं। अभी देखिए, आई फॉरगॉट टू लॉक द रूम अमिड हेस्ट, हड़बड़ाहट के चक्कर में, हड़बड़ाहट के बीच में जो है, मैं रूम को लॉक करना ही भूल गया, मतलब मैं हड़बड़ाहट में फंस गया, हड़बड़ाहट के बीच में आ गया, हड़बड़ाहट मुझ पर हावी हो गई और मैं रूम को लॉक करना ही भूल गया। अमिड ग्रोइंग कंसर्न्स ऑफ सिविल वॉर, चिंता है कि गृह युद्ध हो सकता है, तो गृह युद्ध की चिंताओं के बीच है ना, ये जो गृह युद्ध की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं,
तो गृह युद्ध की इन बढ़ती हुई चिंताओं के बीच मोस्ट इमिग्रेंट्स आर लिविंग द कंट्री, तमाम दूसरे देश से आए हुए लोग देश को छोड़कर जा रहे हैं, इन चिंताओं से घिरे हुए हैं इसलिए, और जल्दबाजी के चक्कर में। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में है तो अमंग लगाइए, वर्चुअल कंडीशंस सिचुएशंस के बीच में है तो फिर आप अमिड लगाइए। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो जैसे डर के बीच में और सांपों के बीच में तो अमंग स्नेक्स लगाइए, और डर के बीच में तो अमिड फियर लगा दीजिए। अबाइड और केपेबल देखिए, आई एम सॉरी एबल और केपेबल देख लीजिए। ऑलमोस्ट इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग योग्य होता है, काबिल होता है, पर कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा ना। देख लीजिए वो डिफरेंस क्या है, ये देखिए। एबल रिफ्लेक्ट्स वंस टैलेंट और स्किल्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड और टास्क। एबल दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में कितना काबिल है, कितना योग्य है, तो वहां एबल इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्ड यूजुअली टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एक्सपर्टीज। बेसिकली एबल वर्तमान की योग्यता और गुजरे हुए समय की योग्यता की बात करता है। केपेबल इज यूज्ड स्पेशली टू इंडिकेट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, इंडिकेट टूवर्ड्स फ्यूचर्स स्किल्स। मतलब आप भविष्य में ये काम कर सकते हैं, ये केपेबल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आप अभी जो है इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने एक पजल है, आप कह रहे हैं हम अभी सॉल्व कर देंगे, तो आप एबल हैं। ऐसी पजल आप रोज सॉल्व करते हैं, आप एबल हैं। और आप आज नहीं सॉल्व कर पा रहे, लेकिन 4 दिन बाद जरूर आप सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप जब इस काम को करेंगे तो फिर आप जरूर सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्यूचर में आप ऐसा कर सकते हैं, तो वहां केपेबल हो जाएंगे। अभी या कल आप ऐसा कर सकते थे, समझ रहे हैं ना? तो आप जो है एबल हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं तो आप केपेबल हो सकते हैं। इसको देखिए, आई वॉज एबल टू स्विम वेन आई वॉज जस्ट 8। जब मैं बस 8 साल का ही था तभी मैं तैर लेता था। जब मैं मात्र 8 साल का था तभी मैं तैर लेता था। वेन आई वॉज जस्ट 8, तो पहले ही आप ये कर लेते थे। मिस सुजाता इज एबल टू टीच अ संस्कृत। मिस सुजाता हम सभी को संस्कृत पढ़ा सकती, वर्तमान में वो ये काम को कर सकती है। अब केपेबल में क्या है? ही हैज ग्रेट स्टैमिना एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। उसका स्टैमिना बहुत बढ़िया है, ब्रीदिंग टेक्निक्स उसकी बहुत अच्छी हैं, यानी कि वो एक प्रोफेशनल स्विमर बन सकता है नहीं वो स्विमर है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दौड़ता तेज है, तो वो कल को उसेन बोल्ट को रिप्लेस कर सकता है। उसका स्टैमिना ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत बढ़िया है, तो वो एक बढ़िया स्विमर बन सकता है। ही कैन बी अ वर्ल्ड क्लास स्विमर, he can be a professional swimmer. He is capable of becoming. I know you are capable of cracking UPSC exams. मैं जानता हूं कि तुम UPSC एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। अभी नहीं क्रैक किया तुमने, कर सकते हो फ्यूचर में। एक और चीज देख लीजिएगा, एक ये भी डिफरेंस है कि यूजुअली एबल अपने बाद में 2+V1 यूज करता है, मतलब इन्फिनिटिव लगाता है। ये देखिए, एबल टू स्विम, एबल टू टीच, और केपेबल अपने बाद बेसिकली ऑफ लगाता है और उस ऑफ के बाद जीरन लगाता है। केपेबल यूजुअली अपने बाद ऑफ लगाता है और उस ऑफ के बाद क्या करता है सर? जीरन यूज करता है, राइट? केपेबल ऑफ देखिए लगा हुआ, और बिकम की आईएनजी फॉर्म है, केपेबल ऑफ और क्रैक की आईएनजी फॉर्म है। हाँ? इस तरीके से ऑलरेडी, यट और स्टिल को देख लीजिए। मैं सेशन को लंबा रख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको, आप जब डेमो क्लास को मन से अगर अटेंड करें, क्योंकि हर कोई तो मन से देखेगा नहीं, लेकिन कोई मन से भी देखेगा। मैं ज़्यादा वर्ड्स पढ़ाऊँगा सेशंस में ताकि आप इस बात को जज कर सकें कि ऐसा तो नहीं कि मैंने इसी वर्ड को अच्छा पढ़ा दिया या उस वर्ड को अच्छा पढ़ाया, और वैरायटी के साथ में पढ़ा रहा हूँ, वैरायटी के साथ। अब ये दोनों होमोफोन्स नहीं थे, इनकी स्पेलिंग अलग है, हाँ मीनिंग जरूर सेम था। ऑलरेडी, यट और स्टिल के बीच में क्या कंफ्यूजन है, इसको देख लेते हैं। यूजुअली ऑलरेडी, यट और स्टिल, इनका कंफ्यूजन फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और क्लोज टेस्ट में बड़ा काम आता है। आइए जानते हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी एक एडवर्ब है। प्रायर टू स्पेसिफाइड टाइम
इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में जो भी टाइम दिया गया उसके पहले ही, उसके पहले ही कोई चीज हो चुकी थी, कोई चीज हो चुकी है या कोई चीज हो चुकी होगी। कोई कह रहा है कि मैं पहले ही वहां पहुंच गया था पास्ट में, मैं पहले ही यहां पर पहुंच चुका हूं प्रेजेंट में, जब तक तुम आओगे उसके पहले ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा फ्यूचर में। कोई काम जो पहले ही हो चुका था, हो चुका है या हो चुका होगा, वो है ऑलरेडी। ठीक, पहले से ही, ये इसकी हिंदी है, पहले से ही। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर लंच। लंच तो हमने पहले ही कर लिया, हमारा लंच तो पहले ही हो चुका है, राइट। दिस मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द थिएटर। जब तक हम, बाय द टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब है जिस समय तक हम उस थिएटर में पहुंचे, मूवी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब मूवी हमारे वहां पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये ऑलरेडी है, पहले से ही। यट, यट के कई अर्थ हैं सर। यट का एक मीनिंग फिर भी होता है, यट का एक मीनिंग फिर भी है। ठीक, हम जो यट आपको यहां पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी इसे कनेक्ट करता हुआ है। ठीक, और इसी के नीचे अभी स्टिल आएगा, उससे कनेक्ट करता हुआ। इस यट का मीनिंग है अभी तक। इस यट का मीनिंग फिर भी नहीं है, माइंड इट। इस यट का मीनिंग क्या है? अभी तक, अभी तक। Until now, until a particular time in past. Until now का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी तक, और पूरी बात देखा जाए तो अभी तक नहीं। Until a particular time in past मतलब अभी तक नहीं, या पास्ट में कोई समय आपने लिया तो उस वक्त तक नहीं। ऑलरेडी का जस्ट उल्टा, इस वक्त तक ऑलरेडी काम हो चुका है और इस वक्त तक काम नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हो पाया है, तो ये यट हो जाएगा। उस वक्त तक ऑलरेडी ये काम हो चुका था और उस वक्त तक भी वो काम नहीं हो पाया था। ठीक, जैसे मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी तो हैड नॉट स्टार्टेड, यट लगा देता। ठीक, और हमने अभी तक लंच नहीं फिनिश किया तो वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर लंच यट। कोई काम उस समय तक नहीं हुआ है या नहीं हुआ था तो यट है, और उस समय तक हो चुका था या हो चुका है तो वो ऑलरेडी है। आई हैवंट रेड दिस बुक यट, मैंने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है। और अगर कह रहा हूं मैं पढ़ चुका हूं पहले से ही, तो आ जाएगा सर आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। स्टिल पे आ जाइए। स्टिल मतलब कंटिन्यू, अनटिल नाउ मतलब जो चीज अभी तक चल रही है, अभी तक मतलब कोई चीज शुरू हुई थी, अभी भी है। जैसे कोई आपसे परसों नाराज हुआ था और अभी भी वो नाराज चल रहा है आपसे, तो स्टिल एंग्री हो जाएगा। ठीक, मुझे 4 घंटे पहले भूख लगी थी और मैं अभी भी भूखा ही चल रहा हूं, मैं अभी भी भूखा हूं, तो आई एम स्टिल हंग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? सवेरे आप उठे और बारिश हो रही थी, फिर 4 घंटे बाद आपने खिड़की खोली और उस वक्त भी बारिश हो रही, तो अभी भी बारिश हो रही है। इस तरीके से किसी ने देखा 2 घंटे पहले आप राशन की लाइन में लगे थे, 2 घंटे बाद भी आप राशन की लाइन में लगे हैं, तो आप अभी भी लाइन में लगे हैं। ये देखिए, वी आर स्टिल स्ट्रेंडेड इन फ्लड। स्ट्रेंडेड मतलब फंसा हुआ होना, हम अभी भी बाढ़ में फंसे हैं, मतलब हो सकता है हम 4 दिन से बाढ़ में फंसे हैं। शी इज स्टिल बिजी पेंटिंग द कैनवस, अभी भी वो पेंटिंग ही करने में बिजी है। 2 घंटे पहले उसने पेंटिंग शुरू की थी, अभी तक नहीं हो पाई है, अभी भी पेंटिंग ही वो कर रही है। जो काम लंबे समय से अभी तक चल रहा है वो स्टिल है, जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो ऑलरेडी है, जो काम अभी तक नहीं हो पाया है वो क्या है? यट है। लास्ट कॉम्बिनेशन है ये अलोन, लोन और लोनली का। अलोन एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। सर ये सब कंफ्यूजन पूछा जाता है, मुझे उम्मीद है आप जब इस सेशन को देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा हाँ यार नया कंटेंट है। यूजुअली आप बुक्स उठा के देखेंगे तो वहाँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मोस्टली होमोफोन्स को ही कवर किया गया है। वहाँ आपको ये बताया जाता है कि BORN बॉन्ड क्या है, BORNE वाला बॉन्ड क्या है। जनरली आपको सिर्फ इतना ही बता दिया जाता है। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला बॉन्ड और ये वाला लेडन भी है सर, ये वाला ड्रिवन भी है सर, ये वाला रिडन भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो कि मैं पढ़ाऊंगा इस बैच में आपको।
आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग, अकेला, अकेला, अकेला। जब आप अकेले हैं, कोई आपके आसपास नहीं है, ठीक, एकांत में है, अकेले हैं। लेकिन एक बात को समझिएगा, ये देखिए क्या लिखा है, लोनली। लोनली का मतलब भी अकेला होता है, लेकिन इस अकेलेपन में तकलीफ है, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप दुखी हैं। और अलोन में तो आप पीसफुल फील करते हैं, जैसे कि बहुत शोर हो रहा हो, यार जाओ यहां से सब लोग, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। मतलब उस अकेलेपन में आपको पीस मिल रही है, समझ रहे हैं? आप अकेले हैं लेकिन दुखी कहीं से नहीं है, एक है लेकिन दुखी नहीं है, ठीक। हाँ, कोई कह रहा है मैं शादी नहीं किया बिकॉज मैं आई ऑलवेज वांटेड टू लिव अलोन, मैं हमेशा अकेला रहना चाहता था। आदमी को उसमें खुशी मिल रही है सर, किसी की बीवी उसको छोड़ के चली गई और दुखी है वो, तो दैट पर्सन फील्स लोनली, अकेलापन है उसमें। आइए देखिए, आई वॉन्ट टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, इसमें मुझे सुकून मिलेगा। अलोन एक एडवर्ब जब होता है तो इसका मतलब है कि आप किसी काम को अकेले करें, किसी का सहारा ना लें। 10 बोरी सीमेंट कहीं पर चढ़ानी थी, आप अकेले ही चढ़ा दिए, ठीक। 10 रोटियां खानी थी, किसी को आपने दी नहीं, अकेले ही खा गया, ठीक। 2 लोगों ने काम शुरू किया, मैथ्स का समय है, अकेले आपने उस काम को 2/3 कंप्लीट किया, यू अलोन डिड द 2/3 ऑफ द वर्क, अकेले। सो यू अलोन कैन ईट ऑल द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आप चाहो तो अकेले ही ये सारी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खा सकते हो, किसी का सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही इस काम को कर सकते हैं। जब आप इतने सबल हैं, ताकतवर हैं, सक्षम हैं, या स्किल्ड हैं, केपेबल हैं कि आप किसी काम को अकेले कर सकते हैं, तो अलोन लगाने से। अब दूसरा वर्ड लोन देखिए, लोन का मतलब होता है जब संख्या एक है बस खाली, इसको हिंदी में एक मात्र कहते हैं, जब कोई दूसरा है ही नहीं, जब कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे आपके शहर में न्यूरोलॉजिस्ट में सिर्फ एक ही डॉक्टर साहब हो, द लोन न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा सर, एक ही हो सर, जिसे एक मात्र कहेंगे। जैसे पेपर में 10 सम्स थे, सब बहुत टफ थे, केवल एक सम आप सॉल्व करता है, द ओनली सम, द लोन सम, इस तरीके से, समझ रहे हैं? हाँ, जैसे कि कार में आग लग गई, सब मर गए, सिर्फ एक व्यक्ति बचा, द लोन सर्वाइवर हो जाएगा, एक अकेला। बीइंग द ओनली वन इन अ प्लेस और सिचुएशन इन अ ग्रुप, जब आप सिर्फ अकेले हैं एक में, कोई और नहीं है वहां पर, आप एकमात्र हैं, एक मात्र हैं। Amongst us, Rahul was the lone person who could swim, so he dived into water to save the drowning lady. हमारे बीच में राहुल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र जो स्विम कर सकता था, तैर सकता था, इसीलिए वही पानी में कूदा उस डूबती हुई महिला को बचाने के लिए, केवल वही कर सकता था। लोनली, इसमें आप एक हैं, अकेले हैं, लेकिन इसमें अकेलापन है, ये बना है सर लोनलीनेस से, अकेलापन, ये नाउन है। और ये लोनली भले ही ly लगाए है पर ये एडजेक्टिव है। अनहैप्पी और अपसेट बिकॉज नोबडी इज विद यू, आप दुखी हैं, परेशान हैं क्योंकि कोई आपके साथ नहीं है। पीपल हेयर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ के लोग अलग भाषा बोलते हैं, विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड, सो आई फील क्वाइट लोनली इन सच सराउंडिंग्स, इसीलिए मुझे यहाँ पर बड़ा अकेला अकेला सा लगता, कोई मेरी बात को समझता नहीं, मैं किसी की बात को समझ नहीं पाता, सो आई फील लोनली है, राइट। तो इस तरीके से ये पहला डेमोन्स्ट्रेशन का कंटेंट ओवर हो गया। अब आखिर में मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ के लिए, चाहे आप कह दें कि छोड़ के जा रहा हूँ, और चाहे तो मैं आपको तुरंत करा दूंगा। अभी मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिएगा, 2 मिनट के लिए सारे सेंटेंसेस को रीड करिएगा, देखिएगा कहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए पहला सेंटेंस, यू विल टेक सम टाइम टू दीज न्यू सराउंडिंग्स, फिल करना है कि एडेप्ट आएगा, एडाप्ट आएगा या एडॉप्ट आएगा। क्या लिखा हुआ है कि आपको इन नई सराउंडिंग्स में, नए माहौल में ढलने में समय लगेगा, तो क्या आना चाहिए, एडाप्ट आ जाएगा। क्या आएगा सर, एडाप्ट आएगा, ढलने में, मैनेज करने में। और एडाप्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव भी आएगा, इसीलिए योर सेल्फ भी हो जाएगा और टू भी हो जाएगा। शी इज सो एट गेटिंग थिंग्स टू वर्क इन हर फेवर, क्या आएगा सर, एडेप्ट, एडाप्ट या एडॉप्ट।
लिखा है कि वो हर हाल में चीजों को अपनी तरफ मोड़ ही लेती है, अपने फेवर में चीजों को करवा ही लेती है। तो ऐसे में वो क्या बड़ी ही काबिल है सर, माहिर है। शी इज सो एडेप्ट एट, एडेप्ट के बाद वैसे भी एट लगता है, तो वो एक्सपर्ट है इस मामले में कि माहौल को वो अपनी तरफ ही झुका लेगी। अब देखिए द इंसिडेंसेस, एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स। सर एक्सीडेंट्स तो ना करिए, वो दुर्घटनाएं होनी चाहिए, ये सब घटनाएं हैं। The incidences या incidents of rape and child abuses across the country are quite disturbing. देश भर में ये जो रेप्स और चाइल्ड अब्यूजेस की घटनाएं घट रही, घटनाएं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी की बात होगी, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं हुई ना, नॉर्मल लेवल पे बात कही जा रही। घटनाएं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं, हृदय विदारक हैं, तकलीफ देने वाली हैं, तो इंसिडेंसेस बोलना चाहिए आपको। इन रेयर शी गॉट बिटेन बाय अ रोडेंट, रोडेंट बोलते हैं आप एक चूहे को, क्या हुआ उसको एक चूहे ने काट लिया, तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया ना, उसको चूहे ने काट लिया तो ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया। तो इंसिडेंट करिए, एक्सीडेंट तो करिए ना सर जब तक आप सीढ़ियों से ना गिरे। अब देखिए नर्वसनेस, अमिड और अमंग में क्या लगेगा सर, अमिड लगेगा, क्योंकि नर्वसनेस फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में तो है नहीं, गिन तो सकते नहीं आप इसको। तो व्याकुलता के बीच में शी फॉरगॉट टू अटर द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले, वो प्ले की ओपनिंग लाइन ही बोलना भूल गई। अटर मतलब बोलना, इतनी ज्यादा वो नर्वस थी कि उसके चक्कर में वो शुरुआती लाइन ही बोलना भूल गई। तो अमिड नर्वसनेस। अब देखिए यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अगर नहीं किया गया तो पहली बात सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए और यट एंड में आएगा। स्टिल शॉर्टलिस्टेड होता नहीं सर, शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। अब देखिए वी आर स्टक इन ट्रैफिक, हम ट्रैफिक में फंसे हैं, हम ट्रैफिक में फंसे, हो सकता है 2 घंटे से फंसे हो और अभी भी फंसे हो, तो वी आर स्टिल स्टक इन ट्रैफिक। शी इज आ लोन लोनली अलोन चाइल्ड विद ओनली फ्यू फ्रेंड्स, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगा क्या आएगा, वो एकमात्र बच्चा है, वो एक अकेला बच्चा है या दुखी बच्चा है अकेले होने की वजह से। ये क्या लिखा, विद ओनली फ्यू फ्रेंड्स, सिर्फ उसके 2 ही 4 दोस्त हैं। ये बात अपनी दुख के लिए वो बता रहा है कि शी इज अ लोनली चाइल्ड, वो एक बहुत ही अकेली सी रहने वाली बच्ची है, उसके दोस्त ही नहीं है सर। दोस्त के ना होने पर आप अकेलापन महसूस करोगे, कम से कम यहां तो जरूर महसूस करोगे, वरना लिखा क्यों गया। प्लीज लीव मी फॉर सम टाइम, लोन लोनली अलोन, अलोन प्लीज लीव मी अलोन, ये बेस्ट सेंटेंस लिखा है मैंने, मुझे ऐसा लगता है। आई वोंट माइंड बीइंग हियर सिंस आई नेवर फील, आपको बताना है कि कहाँ लोन आएगा, कहाँ क्या आएगा, क्या तीनों में लोन आएगा, क्या तीनों में दोनों में लोनली आएगा, क्या दोनों में अलोन आएगा, या यहाँ लोन होगा यहाँ लोनली होगा, कहाँ क्या होगा ये बताना है। देखिए लोन तो होगा ही नहीं, एकमात्र की बात ही नहीं है। और वोंट माइंड यानी कि विल नॉट माइंड, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किस चीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले रह लूंगा, मुझे यहाँ अकेले रुकने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मुझे यहाँ अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं। आई विल नॉट माइंड बीइंग अलोन, यहाँ अलोन लगाइए सर, अलोन। क्यों, मुझे यहाँ अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि मैं कभी अकेला महसूस ही नहीं करता। ये देखिए फील की वजह से लोन ही लगा लो भाई, मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं कभी डरता ही नहीं, कभी मतलब मैं दुखी होता ही नहीं, कभी मैं अकेलापन जैसा कुछ महसूस करता ही नहीं हूं। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बैच को बाई करने के लिए आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड बैच को बाई करने का यही है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ये एप्लीकेशन है, ये फी है, और 350 से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेयर्स पढ़ाए जाएंगे आपको। यूँ मानिए कि तकरीबन 900 वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ाई जाएंगे, सिर्फ यही प्राइस है इसका। जल्द से जल्द बाई कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। और जो भी वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे इसी प्रारूप में पढ़ाए जाएंगे और सबका PDF आपसे शेयर किया जाएगा, राइट? So thank you so much. Bye bye. Take care. Keep learning.